हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद में आपका स्वागत है। फ्रेंड, इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पहुंचे हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अध्ययन करने से पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के दूसरे दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी। यानी इस सभ्यता से लोग क्या थे, अपरिचित थे। इसके बारे में लोगों को नहीं पता था। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है, यानी कुछ विद्वानों की धारणा है कि जब सिकंदर आया था, यानी सिकंदर का आक्रमण जब भारत पर हुआ था 326 ईसा पूर्व में, उसके पूर्व यहाँ पर कोई सभ्यता नहीं थी। लेकिन कुछ भारत के जो पुरातत्व शास्त्री जैसे D.R. साहनी और R.D. बनर्जी, ये दोनों लोगों ने मिलकर हड़प्पा मोहनजोदड़ो के खुदाई से प्राप्त जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उससे उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आने से पूर्व भारत में भी कोई एक सभ्यता थी जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता था, जो अपने समकालीन क्या थी, एक विकसित सभ्यता मानी जाती थी। तो चलिए आइए अब हम टॉपिक पे अपने चलते हैं। समय देख लेते हैं। तो इसका समय कब से कब है, 2500 BC से लेकर 1750 BC। ये क्यों बताया गया है, क्योंकि रेडियो कार्बन डेटिंग के चलते, रेडियो कार्बन डेटिंग यानी C14 जैसी नवीन पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो काल का निर्धारण किया गया है वो 2500 BC से लेकर 1750 BC है। और जो ये रेडियो कार्बन डेटिंग है, इससे क्या होता है, कोई भी जीवाश्म होता है, उस जीवाश्म आयु होती है, उस आयु का पता लगाया जाता है किससे, कार्बन डेटिंग C14 यानी C14 से पता लगाया जाता था। इसकी खोज कौन किया था, तो इसकी खोज किया था बिलियर्ड लीवी ने किया था, जिसको 1960 में इन्हें केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका नामकरण क्यों देखते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता अत्यंत व्यापक था। यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है बहुत बड़ी सभ्यता थी। आरंभ में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से इस सभ्यता का प्रमाण मिले। यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई और उस खुदाई से कुछ अवशेष यानी कुछ प्रमाण मिले, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिया और इसी को ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिया। और इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा था, इसलिए इसे विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता कहा। आइए हम इसको सरल भाषा में समझते हैं कि सिंधु घाटी को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया है। क्योंकि सिंधु नदी और सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे ये सभ्यता बसी थी। इसी के कारण इसी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिए। हालांकि और जैसे रंगपुर है, लोथल है और कालीबंगन है, ये भी है जो अन्य राज्यों में फैली हुई है, अन्य नदियों के किनारे हैं। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि हड़प्पा नामक जो खुदाई थी, वो जो मेन खुदाई थी, उसका जो केंद्र था वो हड़प्पा ही था, जिसके कारण लोग इसका हड़प्पा नाम दे दिए, यानी हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिए। इसको सैंधव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी दिशाओं में क्या है, फैली हुई है। तो आइए देखते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी सीमा है ये मांदा अखनूर कहाँ है, जेएंडके का एक जिला है। यानी उत्तरी सीमा कौन है, मांडा। और दक्षिणी सीमा जो है दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। और जो पश्चिमी सीमा है ये सुतकांगीडोर बलूचिस्तान, एक बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में है। और ये सबसे पश्चिमी सीमा है। और सबसे पूर्वी सीमा की बात करते हैं तो आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, ये सबसे पूर्वी सीमा है। तो ये समझ लिए कि उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद और पश्चिम में सुतकांगीडोर और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये पूरी चारों दिशाओं में फैली थी। और इसका हम लोग देख लेते हैं कि मांदा से लेकर दैमाबाद तक, यानी उत्तरी से लेकर दक्षिणी तक जो लंबाई थी वो 1100 किलोमीटर लंबाई थी। यानी मांदा से लेकर दैमाबाद तक जो लंबाई थी 1100 किलोमीटर थी। लेकिन जो सुतकांगे डोर और आलमगीरपुर
से मिला के जो लंबाई थी वो कितनी थी, 1600 किलोमीटर थी। यानी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई थी 1100 किलोमीटर और पश्चिम से जो पूर्व की लंबाई थी वह कितना, 1600 किलोमीटर। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 13 लाख किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल कितना है, 13 लाख किलोमीटर। और कुल स्थल यानी जो कुल स्थल हैं उत्खनन से प्राप्त जो अनुसंधान है वो 2800 हैं। और ये जो आकार है इसका ट्रायंगल आकार में है, यानी त्रिभुजाकार में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। क्यों? क्योंकि देख ही लेते हैं कि 1600 किलोमीटर है, 1100 किलोमीटर है, तो त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है। आइए कुछ आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी ताम्रपाषाण काल में। यानी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में हुआ था। जिसका उद्भव कब हुआ था, ताम्रपाषाण काल में हुआ था। और इसका कहाँ तक फैली थी, तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक ये फैली थी। आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। द्रविड़, भूमध्य सागरी, अल्पाइन, मंगोलायड। क्या क्या थे, द्रविड़, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलायड। जिसमें सबसे ज़्यादा जो रहते थे वो भूमध्य सागरी रहते थे। सबसे ज़्यादा कौन रहते थे, भूमध्य सागरी। आइए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये सबसे बड़ा है। अगर इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी खासियत है वो खासियत क्या है कि ये नगरीय सभ्यता थी। इससे क्वेश्चन अभी जल्द में ही बीएड में पूछा भी गया था कि ये जो नगरीय सभ्यता थी वो कहाँ की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, यानी नगर में लोग निवास करते थे। सिंधु सभ्यता के 6 परिपक्व अवस्था वाले नगर थे। हालांकि नगर तो कई थे लेकिन जो संज्ञा दी गई है वो 6 ही थी। कौन कौन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन आदि। यानी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। ये राखीगढ़ी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये राखीगढ़ी जो है हरियाणा में खोजा गया पुरातात्विक स्थल है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो सिंधु सभ्यता में 6 परिपक्व नगर हैं। कौन कौन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन आदि। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा हड़प्पा संस्कृति सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए, तो गुजरात में। यानी स्वतंत्रता के बाद जो सर्वाधिक पुरातात्विक स्थल खोजे गए कहाँ खोजे गए, गुजरात में खोजे गए। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन थे, तो 2 थे। एक लोथल था, एक सुतकोत था। मेलुहा देख लेते हैं। मेलुहा क्या है, मेसोपोटामिया भी एक सभ्यता है। इस मेसोपोटामिया में जो वर्णित लेख में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, ये मेलुहा शब्द किससे संबंधित है, इसका मेलुहा शब्द का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। अब कुछ देख लेते हैं, कुछ स्थल हैं और कुछ पाए जाने वाले जो अवशेष हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हड़प्पा की खुदाई से क्या क्या मिला, उर्वरा की देवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्नागार, स्वास्तिक, ये जो चिन्ह है ये स्वास्तिक का चिन्ह है। और गेहूँ, ये सभी कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, बृहद स्नानागार मिला है, कांसे की नर्तकी मिली है, मातृदेवी की मूर्ति मिली है और पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। चंद उदाहरण देखते हैं तो इसमें लिपस्टिक मिली है और कंघा। ये सौंदर्य प्रसाधन के रूप थे। यानी इस खुदाई से पता चला था कि उस सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग सौंदर्य भी करते थे। कालीबंगन, जूते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट। लोथल से क्या मिला था, बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी जहाज़ें, पानी वाली जो जहाज़ होती है वहीं रुकती है, उसी को क्या कहते हैं, बंदरगाह। चावल का साक्ष्य। सुतकोता से क्या मिला था, घोड़े का अस्थि पंजर। अब इसमें आगे देख लेते हैं। आगे ये भी अभी क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा था लेकिन अब ये भी क्वेश्चन में पूछा जाने लगा है कि कौन सी वस्तुएं यानी विदेशी व्यापार के बारे में
अब नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे भी अब क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो तांबा कहाँ से लाया जाता था? खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में, बलूचिस्तान और ओमान से। यानी तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी अफ़गानिस्तान और ईरान से। सोना कर्नाटक के कोलार से, अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। ये विदेशी व्यापार थे। आइए आगे कुछ देख लेते। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मंदिर के अवशेष नहीं मिले। हालांकि मूर्ति मिली है लेकिन मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। इमारत और स्मारक दो हैं, तो जो सबसे बड़ी इमारत है वो अन्नागार है। ये किसकी खुदाई से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा स्मारक, अगर इमारत कहे तो अन्नागार, अगर स्मारक कहे तो स्नानागार। ये भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अगर इसकी जो लंबाई देख लेते हैं 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा, ये जो था स्नानागार था। आइए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी पिक्टोग्राफिक थी। ये जो लिपि थी भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब पंक्ति खत्म हो जाती थी तो बाईं ओर से दाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर, ये कुछ इस आकार की चलती थी कि दाईं ओर से बाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर, ऐसे कुछ इस आकार से लिखी जाती थी। इस पद्धति को बुस्ट्रोफेडन कहा जाता था। यानी जो दाईं ओर से बाईं ओर, जब पंक्ति पूरा हो जाती थी तो बाईं ओर से दाईं ओर, जो ये पद्धति जो अपनाई जाती थी, इसको हम लोग क्या कहते थे? बुस्ट्रोफेडन। क्या कहते थे? बुस्ट्रोफेडन कहा गया है। इसमें सबसे ज़्यादा चित्र किसका था? यू आकार का था और मछली का था, क्योंकि ये चित्रात्मक थी। चित्र दर्शाया जाता था, जो भाव में चित्र आते थे वही दर्शा दिया जाता था, जिसको हम लोग क्या कहते थे? पिक्टोग्राफिक। और जो दाएं से बाईं ओर, जब पंक्ति पूरा हो जाती थी, बाईं से दाईं ओर, ये लिखने की पद्धति को क्या कहते थे? बुस्ट्रोफेडन। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर किससे बनी होती थी? तो ये सेलखड़ी से बनी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन फसल उगाने में प्रथम थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कपास की फसल उगाने में सबसे नंबर 1 पे थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूँ और जौ। सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाया था? तो ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति क्या होता था? ऐसे 2 घर होते थे, बीच में नाला होता था, फिर आगे जाके ऐसे 90 अंश के कोण पर यानी सम कोण पर क्या करता था? उसको काट देता था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रिड पद्धति। संदेहवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। तौल की इकाई संभवतः किस अनुपात में थी? तो 16 के अनुपात में। जैसे 16, 16 दूनी 32, 16 48 और चौको 64 के अनुपात में थी, यानी 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो तलवार से परिचित नहीं थे। किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? तो किसने कहा था? पिग्गट ने। पिग्गट ने कहा था कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी है। वो किसने कहा था? पिग्गट ने, याद रखना। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पूजनीय पशु कौन था? तो कुबड़ वाला सांड। जो कुबड़ वाला सांड होता है वो सबसे पूजनीय पशु था। सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग की डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे? तो काला। काला रंग से काला डिजाइन किए हुए जो लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो किस डिजाइन में? काला। शव को जलाने तथा गाड़ने की दोनों प्रथा प्रचलित थी। तो हड़प्पा में जो शव होते थे दफनाते थे और मोहनजोदड़ो में जो शव होते थे उसको जलाते थे। आइए आगे देख लेते हैं कुछ। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खनन करता है, वर्तमान स्थिति के बारे में हम लोग जान लेते हैं।
इसमें जितना भी बताया गया है सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होंगे उसको हम लोग टिक लगा देंगे। तो हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे है। ये दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस्त ने मिलकर इसका उत्खनन किया। कब किया? 1921 में। ये कहाँ है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला, पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िला में। ये इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे है। ये राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। सिंध प्रांत का लारकाना ज़िला, ये भी इम्पोर्टेंट है। चंद उदड़ो सिंधु नदी, गोपाल मजुमदार और 1931 में ये भी कहाँ है? सिंध प्रांत में है। कालीबंगन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घग्गर नदी, बीबी लाल 1953 में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थिति है इसकी। कोट दीजी ये सिंधु नदी के किनारे है। फजल अहमद उत्खनन करता है और ये जो है 53-54 के दशक में सिंध प्रांत में ये स्थित है। इसके बाद रंगपुर ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मादन नदी के किनारे है। रंगनाथ राव जो है इसको उत्खनन करता है। ये 53-54 ये गुजरात का अहमदाबाद जिला में है। ये रोपड़ है, सतलज नदी किनारे। यगदत्त शर्मा 1953-56 ये पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। लोथल ये भी इम्पोर्टेंट है, भोगवा नदी के किनारे है। उत्खनन करता रंगनाथ राव 1953 से लेकर 62 तक। इसकी स्थिति कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। आलमगीरपुर ये भी इम्पोर्टेंट है, हिंडन नदी के किनारे। यगदत्त शर्मा 1958 में मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुतकांगे डोर ये दास नदी किनारे हैं। ऑरेंज स्टाइल इसका उत्खनन करता है 1927 से 62 पाकिस्तान के मकरान क्षेत्र में। बनमाली ये रंगोई या सरस्वती नदी। रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में हरियाणा के फतेहाबाद में है। एक बनमाली, एक राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भी क्या है? ये भी कहाँ है? हरियाणा में। धौलावीरा ये रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-91 गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। अब इसमें एक और भी आ जाता है जैसे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी काफिर पॉइंटेड वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ये उसकी जो खोज हुई 2012 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में खोजा गया। आइए आगे देख लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता का पतन के बारे में जान लेते हैं। तो ये विद्वान और पतन के कारण बताए हैं। तो जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके एवं ESR राव ये तीनों लोग बताते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो पतन हुआ है बाढ़ से हुआ है। हालांकि ये रहस्यमय अभी भी बना हुआ है। RL स्टेइन और अमलानंद घोष इन्होंने बताया कि ये जलवायु परिवर्तन हुआ, इसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। KUR कैनेडी ने बताया कि मलेरिया महामारी यानी मलेरिया महामारी एवं प्लेग महामारी के चलते सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। गार्डन चाइल्ड एवं ह्यूलर ने बताते हैं कि वह है एवं आर्यों का आक्रमण के कारण क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। क्योंकि अभी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का अभी रहस्यमयी है, अभी इसका पतन का पता सही से नहीं चल पाया है। सैंधव सभ्यता की देन। तो सैंधव सभ्यता क्या? दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल प्रणाली, नगर नियोजन, सड़कों एवं नालियों की व्यवस्था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी जो प्रमुख देन थी वो थी नगरीय जीवन, और पूरे विश्व में नगरीय जीवन की सभ्यता यहीं से मिली है सबको। तो इसकी जो प्रमुख देन है वो कौन है? नगरीय जीवन यानी नगरीय सभ्यता। तो ये जो अभी हम लोग पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनने लायक थे वो क्वेश्चन सभी बनाए गए हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।